किसान जो भी उत्पादन करता है उसके पास दो स्रोत होता है। तो उपभोक्ता को ज़्यादा कीमत न देना पड़े, खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे, इसीलिए देखा जाए तो एपीएमसी में अधिकतम कीमत मूल्य एमएसपी ही होता है। तो एमएसपी वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से अनाज का अधिग्रहण करती है एफसीआई के माध्यम से, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखना, एमएसपी या एफआरपी सरकार की एक प्रकार की क्या है, ये सब्सिडी ही है, ये सब्सिडी है, ध्यान रखना। एमएसपी का विस्तार होना चाहिए। क्यों केवल धान और गेहूं, ये तो कम मूल्य वाली फसल है। अधिक मूल्य वाली फसलों पर एमएसपी को बढ़ावा देना चाहिए। आलू प्राथमिक उत्पाद है, चिप्स प्रसंस्कृत उत्पाद है। किसानों के साथ एपीएमसी में जो व्यवहार हो रहा है, उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है, ये भी अपस्ट्रीम की समस्या है। तो ये सरकार के कुछ प्रयास हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए और उसको लिखना चाहिए। और ये हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो न केवल कृषि उत्पाद के मूल्य को बढ़ा रहा है बल्कि उसकी जीवन अवधि को भी बढ़ाता है। मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियरेस्ट स्टूडेंट। आप सभी का खूब खूब स्वागत करते हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हिंदी मीडियम के इस यूट्यूब इनिशिएटिव संभव इनिशिएटिव में। आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 11 में आ गए हैं। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में अपने कहा था कि कृषि को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। कृषि का पार्ट 1 हमने कर लिया है, आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। और कृषि पार्ट 2 में जो टॉपिक आज हम लोग लेंगे वो टॉपिक होगा हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि विपणन और एपीएमसी, और तीसरा होगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। डन। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा पीडब्ल्यू में टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ आपको सभी पीडीएफ मिलेंगे, उपलब्ध करा दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, आने वाले समय में बहुत सारे इनिशिएटिव जो मैं यहाँ शुरू करने वाला हूँ, इसका भी लाभ आपको प्राप्त करेगा, जो आपके यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। डन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझने का प्रयास करना जो मैं बात बता रहा हूँ कि किसान जो भी उत्पादन करता है, बहुत ध्यान से समझना, किसान जो भी उत्पादन करता है उसके पास दो, देखा जाए तो मुख्य रूप से स्रोत होता है, या दो उसके पास विकल्प होता है मुख्य रूप से। एक है कि वो एफसीआई को एमएसपी मूल्य पर विक्रय कर दे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, भारतीय खाद्य निगम को न्यूनतम समर्थन मूल्य में विक्रय करे। और दूसरा उसके पास विकल्प होता है, और वो विकल्प है कि वो जाकर एपीएमसी मंडी में, कृषि मंडी में जाकर अपने उत्पाद को बेच दे। डन। अब सोचना, किसान जो भी एपीएमसी मंडी में जाकर बेचता है, यहाँ पर आड़तिया या जो व्यापारी होता है मंडी का, वो क्या करता है, किसान से उनके उत्पाद को खरीदता है, क्रय करता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा यहाँ पर कि किसान के लिए यहाँ पर एपीएमसी में जो अधिकतम मूल्य होता है, अधिकतम मूल्य होता है, वो एमएसपी मूल्य ही होता है। जबकि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, लेकिन यहाँ अधिकतम मूल्य होता है। ऐसा क्यों? आखिरकार किसान को यहाँ पर बेहतर कीमत एपीएमसी मंडी में क्यों नहीं प्राप्त होता है? पहले इसके लॉजिक को समझो। एपीएमसी तो राज्य का विषय है, कृषि विपणन राज्य का विषय है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब जरा बात को समझना, कोई भी देश की जो राज्य सरकार होगी या सरकार होगी, देश की सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि अपने उपभोक्ता को संरक्षित करना। क्योंकि अगर उपभोक्ता नाराज हो गया, आलू प्याज का कीमत भी दिक्कत खड़ा कर देता है, कभी कभी तो देखा जाए तो सीट हिला देता है। तो उपभोक्ता नाराज नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता को खुश करने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। इस वजह से उनका सारा प्रयास होता है क्या, खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। खाद्य मुद्रास्फीति को क्या करना, नियंत्रित करना। सत्ता बदल जाता भाई इस वजह से। तो अब इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से पहले ही यह सुनिश्चित हो जाता है कि एपीएमसी मंडी में किसानों को बहुत अधिक कीमत हम नहीं चुका पाएंगे।
क्योंकि अगर किसानों को अधिक कीमत देना होगा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उपभोक्ता को उसको कीमत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उपभोक्ता को ज़्यादा कीमत न देना पड़े, खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे, इसीलिए देखा जाए तो एपीएमसी में अधिकतम कीमत मूल्य एमएसपी ही होता है, और इसीलिए किसान को एपीएमसी में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है मंडी में। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। बात को समझना बहुत ध्यान से। अगर मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की बात करता हूं, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य? वह कीमत, एमएसपी वह कीमत होता है जिसमें सरकार की ओर से एफसीआई, सरकार की ओर से एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से अनाज का या फसल का अधिग्रहण करता है। ध्यान से सुनना एमएसपी, क्योंकि एमएसपी क्या है ये मेंस में 2017 या 18 में भी यूपीएससी आईएएस मेंस में पूछा है, यूपीएससी मेंस में, इसीलिए पहले समझना एमएसपी है क्या। एमएसपी वह कीमत है, वह मूल्य है जिस पर सरकार की ओर से एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम किसानों से फसल का अधिग्रहण करता है। वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में गन्ना समेत 23 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। 23 फसलों को एमएसपी में शामिल किया जाता है, गन्ना समेत। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से समझना, कि 22 फसल जो है, 22 फसल, ठीक है ना, 22 फसल, इस पर तो एमएसपी दिया जाता है। लेकिन अगर मैं गन्ना की बात करता हूं, शुगर कैन की बात करता हूं, तो इस पर एफआरपी दिया जाता है, यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है, यानी इसको बोलते हैं उचित और लाभकारी कीमत, उचित और लाभकारी कीमत, लाभकारी कीमत कहा जाता है। गन्ने पर एफआरपी दिया जाता है, तो एफआरपी भी एक प्रकार का एमएसपी, इसीलिए 23 फसल है गन्ने समेत बात करें, ठीक है। ध्यान रखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से अनाज का अधिग्रहण करती है। इसीलिए एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, की घोषणा फसल बुआई से पहले कर दी जाती है, फसल बुआई करने से पहले कर दी जाती है, उत्पादन नहीं, फसल बुआई से पहले, फसल बुआई से पूर्व कर दी जाती है। किसकी घोषणा? एमएसपी की घोषणा। और वर्ष में 2 बार एमएसपी की घोषणा की जाती है। वर्ष में देखा जाए, अगर बात करें तो वर्ष में 2 बार एमएसपी की घोषणा की जाती है, खरीफ फसल के लिए, ठीक है, खरीफ फसल के लिए, और दूसरा रबी की फसल के लिए। खरीफ की फसल के लिए और रबी की फसलों के लिए 2 बार एमएसपी की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है। याद रखना, एमएसपी की घोषणा फसल बुआई से पहले कर दी जाती है। डन। अगर एमएसपी की बात करते हैं, याद रखना, अगर एमएसपी में शामिल फसलों की बात करें, कि एमएसपी में जो 23 फसलें शामिल हैं, एक गन्ने के समेत 23 फसलें, तो इसमें ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कभी कभी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि पीटी मेंस दोनों में आ जाता है। अगर मैं एमएसपी की बात करूं, तो एक तो गन्ना है ही है, गन्ना जिस पर क्या दिया जा रहा है, एफआरपी दिया जा रहा है। अब इसके बाद 22 फसल है, 22 फसल है, तो 22 फसल में 2 प्रकार की फसल है, एक खाद्य फसल और दूसरा गैर खाद्य फसल। गैर खाद्य फसल यानी एमएसपी में खाद्य और गैर खाद्य दोनों फसलों को शामिल किया जाता है।
गैर खाद्य फसलें 3 हैं, याद रखना। कपास है, कच्चा पटसन है जिसको जूट बोलते हैं, कच्चा पटसन, और तीसरा होता है इसमें कोपरा या कच्चा नारियल। वो आप देखे होंगे जटा वाला जो नारियल होता है उसको कोपरा या कच्चा नारियल कहा जाता है। तो 3 गैर खाद्य फसलें हो गई, 3, ठीक है। और 19 क्या है, खाद्य फसलें हैं। 19 अगर बात करें तो 19 क्या है, खाद्य फसलें हैं। अब अगर 19 खाद्य फसलों की बात करें, बहुत ध्यान से समझना, तो इसमें क्या क्या शामिल है। अगर बात करें इसमें अनाज, ठीक है ना, अनाज की बात करें या अनाज की जगह हम लोग बात, अनाज में क्या क्या आता है, अनाज जो है ये 7 प्रकार के अनाज हैं, ठीक है। और 7 प्रकार के अनाज में क्या क्या आता है, गेहूं है, धान है, ज्वार है, मोटा अनाज भी इसमें शामिल है, बाजरा है, मक्का है, रागी है और जौ है। 7 प्रकार का अनाज इसमें शामिल है, ठीक है। फिर दलहन की बात करें, दलहन फसल के लिए तो 5 प्रकार के दालें हैं। 5 प्रकार का इसमें दाल है। कौन कौन सा, मूंग है, ठीक है, मसूर है, उड़द है, चना है और जौ है। चना है और तुअर है। चना है, उड़द है, चना है और तुअर है। तुअर को अरहर भी कहा जाता है। तो 5 प्रकार की दालें हो गई, ठीक है। ये दिमाग में रखना कि इसमें गेहूं और अगर बात करें गेहूं, ठीक है ना, और जौ, ये दोनों जो है ये रबी की फसल है। बाकी सब खरीफ की फसल है। बाकी सब खरीफ की फसल है। फिर अगर बात करें तिलहन, तिलहन की बात करें तो ये भी कितने हैं, 7 है। 7 प्रकार के तिलहन की बात करें तो, और अगर हम 7 प्रकार के तिलहन की बात करते हैं कि कौन कौन 7 प्रकार का तिलहन है, ध्यान से समझना। तो 7 प्रकार के तिलहन में अगर बात करें कौन कौन है, सूरजमुखी है, ठीक है, तिल है, सरसों है, सोयाबीन है, ठीक है ना, तिल, सरसों, सोयाबीन, फिर कुसुम है, मूंगफली है, और नाइजर सीड है। को काला तिल भी कहा जाता है। काला तिल भी खाना पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो एमएसपी के बारे में इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की बात करें तो एमएसपी वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से अनाज का अधिग्रहण करती है एफसीआई के माध्यम से, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एमएसपी की घोषणा 23 फसलों पर, गन्ने समेत 23 फसलों पर की जाती है और इसकी घोषणा फसल बुआई से पहले कर दी जाती है। 2 बार इसकी घोषणा होती है, खरीफ फसल के लिए और रबी फसल के लिए, 2 बार। एमएसपी में गन्ने पर एफआरपी, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस होता है, उचित और लाभकारी कीमत, और बाकी 22 फसल पर एमएसपी होता है। अगर हम एमएसपी की बात करें तो एमएसपी में जो गन्ना है उसके अलावा 22 फसल में 7 प्रकार के अनाज, 5 प्रकार का दलहन और 7 प्रकार का तिलहन इसमें शामिल होता है। और 3 गैर खाद्य वस्तु में इसमें आता है कपास, कच्चा पटसन और कोपरा। इसको याद रखना, 2018 हो या 2023 हो, यूपीएससी 2 बार लगातार इस पर सवाल पूछा है, ठीक है ना, इस पर सवाल पूछा है फसलों के बारे में। डन। अब बात आता है, बहुत ध्यान से समझना, कि आखिरकार एमएसपी जो है, एमएसपी इसका लाभ क्या है। एमएसपी के लाभ के बारे में बात करें
एमएसपी के लाभ के बारे में। ठीक है, ये एमएसपी को पहले क्यों शुरू किया गया उसको भी समझना, न्यूनतम समर्थन मूल्य को। एक्चुअली हुआ क्या कि वर्ष 1965-66 की बात है, जब देश में नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में मैक्सिको से लगभग 70,000 टन संकर बीजों का आयात किया गया और इन संकर बीजों के प्रयोग से देश में एक बड़ी क्रांति, हरित क्रांति को शुरू किया गया। उस समय तक भारत खाद्य वस्तुओं का खासकर गेहूं, चावल का धान, गेहूं और धान का आयात करता था। अब हुआ क्या कि इन फसलों का उत्पादन इतना ज़्यादा हो गया, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान का उत्पादन होने से समस्या क्या खड़ी हो गई कि आप समझना कि जब उत्पादन बढ़ा, ठीक है ना, उत्पादन बेहतर हुआ तो मानी सी बात है, आपूर्ति बढ़ेगा। ये बात अलग है कि हम खाद्य आयातक से खाद्य निर्यातक देश बन गए, हम निर्यात करने लगे, लेकिन आपूर्ति बढ़ने से अब क्या हुआ, मांग कम हो गया। मांग कम होने से मूल्य कम हो गया और मूल्य कम हुआ तो इसका मतलब है किसानों को यहाँ क्या होने लगा, नुकसान होने लगा। किसानों को नुकसान, तो किसानों को बेहतर कीमत दिलाने और बाजार में उनके कृषि उत्पाद के गिरती कीमतों से सुरक्षा देने के लिए सरकार द्वारा एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य को शुरू किया गया। एमएसपी को शुरू किया गया। तो आखिरकार एमएसपी का लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ है यह कृषि उत्पाद के बाजार में गिरती कीमतों से सुरक्षा देता है। कृषि उत्पाद के बाजार में गिरती कीमतों से सुरक्षा देता है ना कि किसान क्यों जाकर फिर बाजार में बेचेगा, वो जाकर एफसीआई को एमएसपी में बेच देगा, विक्रय कर देगा। तो कहीं ना कहीं बाजार में कृषि उत्पाद के गिरती कीमतों से किसान को सुरक्षा देने का काम करता है। दूसरा, किसानों की आय को बढ़ाता है, किसानों की आय में वृद्धि करता है। ऑब्वियसली किसानों की आय बढ़ेगी। अगर किसानों को पहली कीमत पता हो कि हमको इतना कीमत मिलना ही मिलना तय है, तो कहीं ना कहीं वो किसानों की आय को भी बढ़ाएगा। तीसरा, किसानों को निम्न आय फंदे जाल से बाहर निकालने में मदद करता है। बाहर निकालने में मदद करता है यह। तो किसान के लिए निम्न आय फंदा क्या होगा निम्न आय फंदा? समझना सिंपल सा बात है कि अगर उत्पादन किसान ज्यादा कर रहा है, बेहतर मानसून हो गया या किसान को बेहतर अनुकूल स्थिति मिल गई है, तो उत्पादन बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपूर्ति बढ़ेगा। आपूर्ति बढ़ने से क्या हो जाएगा, मूल्य कम होने लगेगा और मूल्य कम होने से क्या होगा, किसानों की आय है वो क्या हो जाए, किसान को बेहतर कीमत नहीं मिलेगा, आय कम होगी। अब किसानों की आय कम होगी तो मानी सी बात है उसका बचत प्रभावित होगा, बचत कम होगा तो मानी सी बात है उसका निवेश कम होगा और निवेश कम होने से उत्पादन प्रभावित हो जाएगा, उत्पादन भी कम होगा और उत्पादन कम होने से फिर क्या होगा, आपूर्ति कम होगा, मूल्य भी उतना बेहतर प्राप्त नहीं होगा। माने एक तरह से देखा जाए तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि उत्पादन कम होने से कहीं ना कहीं फिर से किसानों की आय क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो किसान क्या होता है, यहाँ पर एक निम्न आय फंदे में क्या होता है, फंस कर रह जाता है और फंस कर रहकर क्या होता है, वो एक फंदा ऐसा होता है जो किसान को जकड़ लेता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण हम लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं किसानों को यहाँ बेहतर कीमत नहीं मिलता है।
अब अगर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं जो एमएसपी है वो किसानों को निम्न आय फंदा जो है उससे बाहर निकालता है। कैसे? अगर किसान को पहले ही पता लग जाए कि हमको क्या मिलना है, हमको एमएसपी मूल्य मिल सकता है, तो उसको देखकर किसान क्या करेगा, जैसे ही मूल्य कम होगा किसान जाकर के सरकार को बेचेगा एमएसपी पर। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि किसानों की आय बढ़ेगी, बचत बढ़ेगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसान निम्न आय फंदे से बाहर आ जाएगा। निम्न आय फंदे से क्या होगा? वो बाहर आ जाएगा। और इस बाहर को निकालने में कौन मदद कर रहा है? एमएसपी कर रहा है। ये रहा, ये उससे बाहर आ गया, यानी वही रोता हुआ किसान अब हंसने लगता है। किसके कारण? एमएसपी के कारण। कैसे उसको निम्न आय फंदे से बाहर करता है। डन। फिर और एमएसपी की बात करते हैं। तो एमएसपी का एक लाभ और है कि एमएसपी से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। ये कृषि उत्पादन को बढ़ाता है, उत्पादन में वृद्धि करता है। एमएसपी का एक लाभ और होगा, वो क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ कि बफर स्टॉक निर्माण में, बफर स्टॉक का निर्माण करता है। बफर स्टॉक का निर्माण एमएसपी के द्वारा ही होता है, हो सकता है बफर स्टॉक का निर्माण हो सकता है। तो ये एमएसपी के लाभ है। कृषि उत्पाद के बाजार में गिरती कीमतों से सुरक्षा देता है, किसानों की आय को बढ़ाता है, किसानों को निम्न आय फंदे से बाहर निकालने में मदद करता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करता है और बफर स्टॉक का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब अगर मैं समझाऊं, सीधा सा है कि किसान किसान जो भी उत्पादन कर रहा है उसको एमएसपी पर कौन खरीद रहा है? कौन? एफसीआई खरीद रहा है। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसको क्रय कर रहा है। अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो क्रय कर रहा है उसका वो दो प्रयोग कर रहा है उस उत्पाद का। एक तो उससे वो बफर स्टॉक बना रहा है, बफर स्टॉक बना रहा है जिसको आपातकालिक परिस्थिति में या किसी विषम परिस्थिति में, जैसे कोरोना महामारी आया, महामारी के समय उसका प्रयोग हो सकता है। दूसरा, सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम में उसका प्रयोग, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में उसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसके लिए एफसीआई क्या कर रहा है? उसका भंडारण कर रहा है। दो प्रकार से भंडारण, एक तो बफर स्टॉक और एक लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में प्रयोग। जैसे अगर हम बात करते हैं एनएफएसए कार्यक्रम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भेजा जा रहा है, मिड डे मील में, ठीक है, दिया जा रहा है अनाज। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम है जहाँ इसका प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? एमएसपी ही निभा रहा है। डन, वेरी गुड। अब अगर हम बात करते हैं एमएसपी के लिए, आगे चलते हैं कि आखिरकार एमएसपी में गणना कौन करता है, एमएसपी की गणना करने का काम कौन करता है, और एमएसपी के जो डेटा है वो कौन अनुमोदन कौन करता है, या आंकड़े कौन जारी करता है? अनुमोदन करने का काम कौन करता है? ठीक है, गणना और संस्तुति या इसको कहते हैं सिफारिश, सिफारिश करने का काम कौन करता है? सिफारिश करने का काम कौन करता है? तो याद रखना कि एमएसपी की गणना और उसकी सिफारिश करने का काम कौन करता है? सीएसीपी करता है। ये भी प्रीलिम्स 2015 में यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, सीएसीपी करता है। सीएसीपी का मतलब है कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी इंग्लिश में बोले कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। याद रखना ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती है, याद रखना, सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती है। तो ये काम क्या करता है सीएसीपी? अच्छा, सीएसीपी की स्थापना कब की गई थी? याद रखना 1985 में। एक्चुअली 1965 में ही
कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था। और बाद में लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर, और बाद में उसी को कृषि मूल्य आयोग का ही नाम बदलकर 1985 में, वर्ष 1985 में कृषि लागत और मूल्य आयोग किया गया। सीएसीपी का मुख्य काम क्या होता है? ये क्या करता है? एमएसपी और एफआरपी की क्या करता है? गणना करता है और उसकी सिफारिश करता है सरकार को। लेकिन अंतिम रूप से अनुमोदन देने का काम ये नहीं करता, और इसकी सिफारिश बाध्यकारी भी नहीं होते, बल्कि अंतिम रूप से अनुमोदन करने का काम सीसीईए का होता है, यानी कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर यानी आर्थिक मामलों के कैबिनेट्स, आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति। कैबिनेट समिति द्वारा, ठीक है, इसका अंतिम रूप से अनुमोदन किया जाता है या आंकड़े जारी किया जा सकता है। तो ये दोनों बात दिमाग में बैठाना। अब जैसा कि मैंने कहा कि एमएसपी और एफआरपी दोनों की बात करें, एमएसपी बात करें या गन्ने पर एफआरपी की बात करें, तो इसकी गणना करने का काम जो है कौन कर रहा है? सीएसीपी कर रहा है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये गणना कैसे करता है? तो ये गणना करने के लिए क्या करता है? गणना करने के लिए कुछ कारकों का प्रयोग करता है, इन कारकों को कंसीडर करके ही वो गणना करने का काम करता है। तो वो कारक क्या क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो देखता है बाजार में मांग और आपूर्ति कैसी है, बाजार में मांग और आपूर्ति कैसी है, ठीक है, डिमांड और सप्लाई कैसी है, पहले उस पर बात करता है कि बाजार में जिस गेहूं की मान ले एमएसपी की गणना कर रहा है, तो उसकी डिमांड कैसी है, उसकी सप्लाई कैसी है, वैश्विक बाजार में भी उसकी डिमांड और सप्लाई कैसी है, ठीक है। फिर उसके बाद बाजार मूल्य को देखता है वो गणना करने में, भले वो घरेलू बाजार मूल्य हो या वैश्विक रूप में। ऐसा नहीं कि घरेलू बाजार में अधिक मूल्य हो जाए तो वैश्विक में गैर प्रतिस्पर्धी हो जाए, नॉन कम्पिटिटिव हो जाए, तो इसके लिए वो बाजार मूल्य को भी कंसीडर करता है। इसके बाद वो देखता है किसानों का उत्पादन मूल्य, उत्पादन लागत देखता है कि मान लीजिए गेहूं है तो गेहूं के उत्पादन में किसान को कितना अपना लागत लगाना होता है, अपना कितना खर्च करना पड़ता है बीज, उर्वरक या अन्य चीज़ों में। और यहाँ पर वो क्या करता है, इसको 50% अधिक लेता है, जितना भी लागत आता है उसको 50% अधिक लेता है। मान लीजिए 100 रुपया लागत आए तो 100 नहीं लेगा, वो 150 रुपया लेगा, 50% अधिक लेगा। फिर इसके बाद वो क्या देखता है? इसके बाद उपभोक्ता वर्ग पर पड़ने वाला प्रभाव, ठीक है। याद रखना, एमएसपी या एफआरपी सरकार की एक प्रकार की क्या है? ये सब्सिडी ही है, ध्यान रखना, ये सरकार की सब्सिडी है, ठीक है ना। तो उपभोक्ता वर्ग पर पड़ने वाला प्रभाव, ऐसा ना हो कि उपभोक्ता वर्ग पर बहुत ज़्यादा कीमत उसको चुकाना पड़े, इसको भी ध्यान रखा जाता है। और एक देखा जाता है अंतः फसली संबंध को भी देखा जाता है। अब ये अंतः फसली संबंध क्या है? इंटर क्रॉप पैरिटी क्या है, इसको भी समझना। मान लो गेहूं और मान लो दाल, गेहूं में भी सरकार एमएसपी दे रही है और दाल में भी एमएसपी दे रही है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, दोनों में एमएसपी दे रही है। इंटर क्रॉप पैरिटी बताता है अंतः फसली संबंध कि किसी एक फसल पर दी गई एमएसपी से या बढ़ाई गई एमएसपी से उसके अन्य फसल पर या उससे संबंधित अन्य फसल पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों खाद्य फसल है। अब समझना, अगर गेहूं की एमएसपी को बढ़ा दिया जाएगा तो किसान क्या करेगा? किसान गेहूं के उत्पादन को बढ़ा देगा, क्योंकि किसान को ज्यादा मूल्य गेहूं में मिल रहा है, तो किसान गेहूं के उत्पादन को बढ़ा देगा। और बल्कि दाल के लिए उपयोगी जमीन पर भी वो गेहूं का ही उत्पादन करने लगेगा, जिससे इसका उत्पादन, यानी किसका? दाल का उत्पादन कम हो जाएगा। जिससे क्या होगा? दाल का उत्पादन कम हो जाएगा। अब सोचो इसका प्रभाव क्या होगा इसका, कि दाल का मूल्य क्या हो जाएगा? दाल का मूल्य बाजार में क्या हो जाएगा? तेजी से बढ़ जाएगा। तो है ना,
कि एमएसपी अधिक देने से गेहूं के दाल के मूल्य पर प्रभाव पड़ने लगा, दाल के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने लगा। तो ये भी देखा जाता है इंटर क्रॉप पैरिटी, अंतर फसली संबंध में। तो ये वो 5 कारक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, कि बाजार में मांग और आपूर्ति, बाजार मूल्य, उत्पादन लागत, उपभोक्ता वर्ग पर पड़ने वाला प्रभाव और अंतर फसली संबंध, जिसके द्वारा सीएसीपी एमएसपी की गणना करता है। डन। अब अगर इसके द्वारा सीएसीपी कैसे एमएसपी की गणना करता है, सीएसीपी एमएसपी की गणना कैसे करता है, तो गणना करने के लिए गणना में वो क्या करता है, कुछ फॉर्मूले का, सूत्र का प्रयोग करता है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सारा है, A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है, C3 है, बहुत सारे फार्मूले हैं। लेकिन मुख्य रूप से 2 फार्मूले का प्रयोग होता है, A2 प्लस FL और C2 फार्मूले का। मुख्य रूप से 2 ही प्रयोग होता है, A2 प्लस FL और C2। अब A2 प्लस FL क्या है, इससे पहले A2 लागत को समझना। A2 लागत क्या होता है? A2 लागत का मतलब होता है कि वह लागत जो किसान अपने उत्पादन के लिए, वह लागत जो किसान अपने उत्पादन के लिए नगद रूप में खर्च करता है। नगद रूप में अगर खर्च कर रहा है, जैसे किसान बीज में खरीद रहा है तो नगद में खर्च कर रहा है, उर्वरक खरीद रहा है तो नगद रूप में खर्च कर रहा है, ठीक है ना, सिंचाई के साधन खरीद रहा है तो नगद रूप में खर्च कर रहा है, अपने खेत में श्रमिकों को भुगतान कर रहा है तो नगद रूप में खर्च कर रहा है। तो किसान जो भी नगद रूप में खर्च कर रहा है उसको हम लोग A2 लागत कहते हैं, A2 लागत। ठीक है, अब A2 लागत में FL का मतलब होता है, FL लागत का मतलब होता है फैमिली लेबर कॉस्ट, यानी फैमिली लेबर। तो किसान और उसका पूरा परिवार मिलकर के खेती करता है, किसी न किसी रूप में योगदान देता है, तो पारिवारिक श्रम लागत भी इसमें जोड़ा जाता है। एक अनुमानित होता है, लेकिन पारिवारिक श्रम लागत को भी इसमें जोड़ा जाता है, जिसमें किसान का श्रम लागत, उसके परिवार में जो बच्चे हैं या महिला जो उसके साथ योगदान दे रही है, उनके श्रम लागत को भी एक अनुमानित रूप से जोड़ा जाता है। तो जो भी किसान नगद रूप में खर्च कर रहा है, वो किसान का A2 लागत है। और FL लागत होगा किसान और उसके परिवार का पारिवारिक श्रम लागत है, जो अनुमानित है। तो मानी सी बात है, A2 लागत से A2 प्लस FL लागत ज्यादा होगा, है ना। यानी अगर बात करें A2 लागत से, हमेशा A2 प्लस FL लागत हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें पारिवारिक श्रम लागत भी शामिल है। अब बात करते हैं C2 लागत। बहुत ध्यान से मैं बता रहा हूं, क्यों मैं बता रहा हूं। C2 लागत में 2 लागत होता है, एक होता है दृश्य लागत, C2 इसीलिए बोला जाता है, और एक होता है अदृश्य लागत। दृश्य लागत क्या है? वही दृश्य लागत जो किसान नगद रूप में खर्च करता है, नगद रूप में खर्च, ठीक है। और वो लागत भी होता है जिसका संबंध सीधा प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से होता है, उस पर अगर किसान खर्च कर रहा है, वो किसान का लागत आ रहा है, तो किसान का दृश्य लागत है। कुछ लागत ऐसा भी है जो किसान अदृश्य रूप से खर्च करता है, जैसे पारिवारिक श्रम लागत है। तो बोलोगे सर ये तो A2 प्लस FL ही हो गया, फिर अलग से क्या है? हाँ, क्योंकि पारिवारिक श्रम लागत के अलावा भी कुछ लागत जोड़ा जाता है, जैसे भूमि प्रबंधन लागत। किसान जो भी भूमि प्रबंधन लागत होगा किसान का, उसको भी जोड़ा जाएगा। और तो और, किसान ने कोई संपत्ति क्रय किया है, कोई संपत्ति पर लिए गए बैंक से उधार पर चुकाया गया ब्याज, जो किसान ब्याज चुका रहा है। किसान अपने लिए कोई संपत्ति खरीदा है जिसका संबंध उत्पादन से डायरेक्ट नहीं है, तो इसीलिए वो दृश्य नहीं अदृश्य में आएगा। अब किसान ने मान लो घर खरीदा, उसके लिए बैंक से उधार लिया। अब उधार जो लिया है तो उधार में किसान को ब्याज चुकाना पड़ रहा है, तो वो जो ब्याज लागत है वो अदृश्य लागत में आएगा। तो दृश्य और अदृश्य लागत दोनों को जोड़ दे तो कौन सा लागत आएगा? C2 लागत। अब जरा कॉमन सेंस से सोच कर देखो, कौन सा लागत ज्यादा है? मानी सी बात है, A2 लागत से ज्यादा A2 प्लस FL ज्यादा है, और A2 प्लस FL से ज्यादा कौन है? C2 लागत है।
ये ठीक है कि A2 प्लस एफ एल A2 से ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा C2 लागत होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बात है 2016 की, जब अशोक दलवई समिति का गठन हुआ था, और अशोक दलवई समिति की सिफारिश पर, दलवई समिति का गठन पहले हो गया था, लेकिन अशोक दलवई समिति की सिफारिश पर सरकार ने तय किया 2016-17 में कि किसानों की आय 2022 तक दोगुना किया जाएगा। और 2017-18 में उसकी सिफारिश पर सरकार ने तय किया कि अब हम एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाएंगे, 1.5 गुना हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। 2017-18 के बजट में सरकार ने फैसला लिया, यानी 50% वृद्धि करेंगे, 100 की जगह हम 150 रुपए देंगे। ठीक है, तो ये जो 1.5 गुना वृद्धि हुआ या 50% वृद्धि हुआ, ये सरकार ने कहा कि 2004 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था। उनका ये सिफारिश था 2006 में कि किसानों के एमएसपी को 50% बढ़ाया जाए। तो हम उसी की मानकर कर रहे हैं, किसानों के एमएसपी को 1.5 गुना या 50% बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये वृद्धि जो किया गया था, ये वृद्धि ध्यान रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सरकार ने A2 प्लस एफ एल लागत में किया, जो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं किया, क्योंकि अगर ये C2 लागत में होता तो ज़्यादा किसान को लाभ होता। और अगर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के सिफारिश को बोले तो उन्होंने C2 लागत का ही सुझाव दिया था। ठीक है ना? तो अब बात आता, अब आपके मन में आ जाएगा, सर इसका मतलब है कि सरकार ने गलत किया। ऐसा नहीं है, सरकार ने कहीं गलत नहीं किया। सरकार ने कहा कि हम बढ़ा तो रहे हैं, और बढ़ा भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, उतना अपेक्षाकृत नहीं बढ़ा है, लेकिन सरकार ने कहा है कि ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एमएसपी को अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो डब्ल्यूटीओ में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि हमारा सब्सिडी खर्च बढ़ जाएगा। एक तरफ तो हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, राजकोषीय समेकन का हम पालन नहीं कर पाएंगे, फिस्कल कंसोलिडेशन का, हमारा राजकोषीय स्वास्थ्य खराब होगा। और दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ में हम अंबर बॉक्स सब्सिडी सीमा का उल्लंघन कर देंगे, जो हमारे लिए मैक्सिमम 10% है विकासशील देश के लिए। इसीलिए सरकार ने कहा कि हम C2 को नहीं कर सकते हैं, हम A2 प्लस FL को 50% बढ़ा दे रहे हैं, और यह अपेक्षाकृत बढ़ेगा, ये अपेक्षाकृत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे बोले कि A2 प्लस FL मान लीजिए 80 रुपया का है और C2 लागत 100 रुपया का है। ठीक है, अगर हम C2 को 50% बढ़ाते हैं तो 150 रुपया मिलेगा किसान को। ठीक है, किसान को ज्यादा मिल रहा है, लेकिन A2 प्लस FL भी बढ़ करके 120 रुपया तो दे रहा है ना, कम से कम वो भी तो 120 रुपया दे रहा है, 100 से तो आपको ज्यादा ही दे रहा है ना, C2 लागत से तो ज्यादा ही दे रहा है ना। तो ये थोड़ा सा दिमाग में बैठा कर रखिए। हालांकि ये बात अलग है कि सरकार 50% वृद्धि के लिए बोली, लेकिन ऑलरेडी गेहूं और चावल धान के फसल में सरकार बहुत ज़्यादा एमएसपी देती है, सरकार बहुत ज़्यादा एमएसपी देती है, तो वहाँ तो ऐसे ही कीमत ज़्यादा होता है। और इसका एक बड़ा बुरा प्रभाव है, इसका देखा जाए नकारात्मक प्रभाव है कि ये फसल प्रतिरूप को परिवर्तित कर रहा है। इस कीमत का एक बहुत बुरा प्रभाव क्या है, कीमत क्या है, कीमत को ज़्यादा बढ़ाने से सरकार को क्या लाभ है, कीमत बढ़ाने से क्या सरकार को या देश को लाभ, माने किसान कृषि को लाभ होगा। अब जरा समझना, अगर सरकार क्या कर दे, गेहूं, ज़्यादातर एमएसपी हमारे देश में, एमएसपी पर गेहूं और धान का ही अधिग्रहण होता है, गेहूं और धान का ही अधिग्रहण हमारे देश में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका बफर स्टॉक भी बन जाता है। और हमारे लोक कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे एनएफएसए कार्यक्रम है, मिड डे मील है, वहाँ भी इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि गेहूं और धान में अगर सरकार एमएसपी बढ़ा रही है, बात को समझना, एमएसपी बढ़ा रही है, तो इसका प्रभाव जरा मैं समझाना चाहता हूँ। क्या प्रभाव होगा, ये क्या करेगा, ये सबसे बड़ी समस्या खड़ा करेगा, फसल प्रतिरूप में परिवर्तन करेगा, क्रॉपिंग पैटर्न में फसल प्रतिरूप में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, परिवर्तन कर देगा। ठीक है, कैसे फसल प्रतिरूप में परिवर्तन कर देगा, समझना जरा, कि अगर दाल है, दाल, ठीक है, दाल, तो ये क्या करेगा, दाल वाली जो कृषि भूमि है, कृषि भूमि, वहां पर क्या कर देगा, वहां पर गेहूं और चावल का ही उत्पादन किसान शुरू कर देगा, गेहूं और धान का ही उत्पादन करना शुरू कर देगा, उत्पादन करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब सोचो, जो भूमि दाल के लिए अपेक्षाकृत जरूरी है, उसके लिए गेहूं और धान, जलवायु वहां पर चूंकि वर्षा कम होता है, दाल के लिए वर्षा की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, तो गेहूं और धान के लिए किसान क्या करेगा, सिंचित सिंचाई का अत्यधिक प्रयोग करेगा। ठीक है, अब सिंचाई का अत्यधिक प्रयोग करने से क्या होगा, भूमिगत जल स्तर और कम होगा, भूमिगत जल स्तर और कम होगा। अब सोचो, भूमिगत जल स्तर का नुकसान होगा। दूसरी तरफ आप
गेहूं और धान का उत्पादन करने के लिए और दाल का उत्पादन की जगह गेहूं और धान का उत्पादन कर रहे हैं, तो मानी सी बात है आप रासायनिक उर्वरकों का भी ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि उत्पादन बढ़े, रासायनिक उर्वरकों का भी आप क्या कर देंगे, आप प्रयोग ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से बड़ी समस्या क्या खड़ी हो जाएगी, एक तो मृदा की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी, मृदा की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी, और दूसरी तरफ एक बड़ी समस्या होगा कि बंजर भूमि बंजर भूमि होगी, कृषि भूमि बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। और तो और ये रासायनिक उर्वरक कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं, मानव स्वास्थ्य को नुकसान। तो देखा जाए कहीं ना कहीं मूल्य बढ़ाने से, एमएसपी बढ़ाने से वर्तमान में अल्पकाल में हो सकता है कि कृषकों की आय बढ़ जाए, कृषकों को ज्यादा मूल्य मिल जाए, लेकिन दीर्घ काल में देखा जाए, दीर्घ काल में लंबे समय में ये कृषि में विकृति ही उत्पन्न करेगा, विकृति ही उत्पन्न करता है। और हमारे देश में अगर किसानों की आय बढ़ाना है तो हमें समझना पड़ेगा, हमारे लिए कृषि में एक बहुत बड़ी समस्या अगर मैं बता रहा हूं, आप समझना बात को, कि हम कम मूल्य की फसल का निर्यात करते हैं। गेहूं धान ये कम मूल्य की फसल है, और अधिक मूल्य वाली फसलों का भारत आयात कर रहा है। कैसे, खाद्य तेल जैसे दाल, हम इनका आयात कर रहे हैं, सोचिए इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे देश की में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि हम कम मूल्य वाली फसलों का निर्यात कर रहे हैं और अधिक मूल्य वाली फसलों का आयात कर रहे हैं। तो बहुत इंडोनेशिया मलेशिया से हम सोचिए खाद्य तेल का, पाम ऑयल का बहुत बड़ी मात्रा में आयात कर रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल का हम बहुत बड़ी मात्रा में आयात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ उत्पादन में, अधिक मूल्य वाली फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना होगा, हमें उसका उत्पादन देश में बढ़ाना पड़ेगा। तभी हम क्या होगा, अधिक मूल्य वाली फसलों का निर्यात करके न केवल कृषि में किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं, बल्कि कृषि निर्यात को भी बढ़ा करके देश का फॉरेक्स बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना, ठीक है ना। और ये देखा जाए तो एमएसपी की बहुत बड़ी चुनौती है, एमएसपी का मूल्य बढ़ाने का बहुत बड़ा चुनौती है। अब एमएसपी के मूल्य पर एक और बड़ी समस्या आज के दिन में बनी हुई है, वो समझना, वो क्या है, बहुत ध्यान से समझना। अगर बात करें एमएसपी को लेकर के, कुछ बातें हैं, बहुत ध्यान से समझना, ये चुनौती है एमएसपी को लेकर के। पहली चुनौती है एमएसपी को लेकर कि एमएसपी पर कौन कर रहा है अधिग्रहण, एफसीआई अधिग्रहण करता है, एफसीआई अधिग्रहण करता है, और एक न्यूनतम कीमत होता है। पहली बार है, ये कोई बाध्यकारी कीमत नहीं होता है, ये कोई बाध्यकारी कीमत नहीं होता है, वैधानिक कीमत नहीं होता है, स्टैट्यूटरी प्राइस नहीं होता है एमएसपी, बल्कि एमएसपी जो है नहीं होता, बल्कि ये क्या है, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उचित मूल्य भी नहीं है ये केवल एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बेहतर कीमत तो है ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एफसीआई में खरीदने के लिए बाध्यकारी भी नहीं है, बाध्य भी नहीं है। इसीलिए तो एफसीआई के रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी के अंतर्गत एफसीआई लगभग 30 से 40% ही फसलों का अधिग्रहण करता है, लगभग 30 से 40 फसलों का, और मुख्य रूप से गेहूं और धान का करता है। जबकि यहां 22 फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से वो गेहूं और धान का ही अधिग्रहण कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 60% फसल किसान को बाजार में ही बेचना पड़ रहा है, जहां उसको और कम कीमत प्राप्त हो रहा है, मध्यस्थों की भूमिका अधिक होने के कारण उसको बेहतर कीमत मिल ही नहीं रहा है। तो किसान को एमएसपी से कोई ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है। एक तो ये बात। दूसरी बड़ी समस्या है कि भारत में एमएसपी, अगर बात करें नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार, या खुद एफसीआई का ही रिपोर्ट है, कि मात्र 6% किसान ही एमएसपी का लाभ ले पा रहे हैं। सोचिए पूरे भारतवर्ष में 86% सीमांत और लघु किसान हैं, 86%, और पूरे देश भर में जितने किसान हैं उसमें से 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ हो रहा है। तो एमएसपी का कहां लाभ मिल रहा है किसान को। और एक बहुत बड़ी समस्या एमएसपी को है कि किसान एमएसपी को वैधानिक मूल्य बनाना चाहते हैं, एमएसपी को
वैधानिक मूल्य बनाना चाहते हैं, जो कि सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। अब अगर एमएसपी को वैधानिक, और जिसके लिए किसान प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अब एमएसपी को अगर वैधानिक मूल्य बना दिया जाएगा तो लाभ क्या होगा? सबसे पहला लाभ कि एफसीआई जो है वो किसान से हर फसल क्रय करने के लिए, पूरी तरह से क्रय करने के लिए, माने हर फसल को संपूर्ण रूप से क्रय करने के लिए बाध्य होगा। वो बाध्य होगा हर फसल को, एक एक फसल का जो दाना है उसको वो क्रय करेगा। क्यों? क्योंकि ये वैधानिक मूल्य है, एफसीआई को खरीदना ही पड़ेगा, ये बाध्यकारी मूल्य बन गया। टर्न। अब सोचो इसका लाभ क्या होगा? लाभ इसका क्या होगा? एक तरफ किसानों की आय बढ़ेगी, किसान उत्पादन बढ़ा देगा, देश में खाद्य सुरक्षा बढ़ेगा, देश में खाद्य सुरक्षा बढ़ेगा, हमारा बफर स्टॉक और बढ़ेगा। तो ये इसके लाभ है। लेकिन अगर आप बात करें चुनौती की बात करें, चुनौती की बात करें, तो चुनौती नंबर 1 कि अगर आप एमएसपी को वैधानिक मूल्य बना देंगे तो एफसीआई को सभी अनाजों का अधिग्रहण करना पड़ेगा। और पहले ही मैंने बताया कि एफसीआई के पास सबसे बड़ी समस्या भंडारण की है, भंडारण की है। एफसीआई का भंडारण जो क्षमता है बहुत ज्यादा नहीं है। सोचो हमारा खाद्यान्न उत्पादन 330 एमएमटी है और एफसीआई का खाद्यान्न भंडारण क्षमता केवल 140 एमएमटी है। यानी एफसीआई को कई भंडारगृह किराए पर लेना पड़ता है, दूसरी जगह से, निजी क्षेत्रों से लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं भंडारण क्षमता का अभाव के कारण आप देखा जाए तो हमारे देश में अनाजों की बर्बादी बढ़ेगी और सरकार इसको बाध्यकारी कीमत बना ही नहीं पाएगी। पहले भंडारण क्षमता तो बढ़े, तब तो सरकार उसको स्टोर कर पाएगी। दूसरा, अगर सरकार इसको वैधानिक मूल्य बना देगी तो एफसीआई बाध्य होगा। अब इससे क्या होगा? सरकार का एमएसपी मतलब सब्सिडी खर्च बढ़ जाएगा, सब्सिडी खर्च बढ़ेगा, और अगर सब्सिडी खर्च बढ़ गया तो बहुत बड़ी समस्या, सरकार का राजकोषीय घाटा और राजकोषीय स्वास्थ्य खराब होगा। एक और बड़ी समस्या है कि अगर एमएसपी में सरकार बढ़ा रही है, एमएसपी वैधानिक कीमत दे रही है, तो कहीं ना कहीं वही बात कि डब्ल्यूटीओ में जो अंबर बॉक्स सब्सिडी का सीमा है, जो भारत के लिए 10% है सब्सिडी का, उस सीमा का हम उल्लंघन कर बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं, और जो भारत सरकार नहीं कर सकती क्योंकि डब्ल्यूटीओ में चुनौती हो जाएगा, और ऐसे ही भारत सरकार हमेशा डब्ल्यूटीओ में चुनौतियों का सामना करता रहता है। तो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर समझौते का उल्लंघन कर बैठेंगे। तो भारत सरकार इसीलिए एमएसपी को वैधानिक मूल्य नहीं बना पा रही है। तो व्हाट इज द वे? तो वे क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, जरा समझना क्या वे फॉरवर्ड है। वे फॉरवर्ड में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार को पीएम किसान योजना जो है, पीएम किसान योजना, जिसके अंतर्गत सरकार 6,000 रुपए किसानों को दे रही है, किसान सम्मान निधि योजना, सरकार को इसको बढ़ाना चाहिए। एमएसपी को वैधानिक बनाने की जगह सरकार को पीएम किसान योजना के में दिए जाने वाले सब्सिडी, नगद सब्सिडी, कैश सब्सिडी को बढ़ावा देना चाहिए, थोड़ा बढ़ाना चाहिए। क्यों? एक बात, पहला बात तो ग्रीन सब्सिडी में आता है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, डब्ल्यूटीओ में कोई चुनौती नहीं मिलेगा। और दूसरा, किसान को थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा तो किसान बेहतर उत्पादन कर पाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि उत्पादन के लिए दिया जाता है, इसमें कोई शर्त नहीं होता है। लेकिन किसान कहीं ना कहीं इसको, किसान के लिए एक देखा जाए तो एक अतिरिक्त इनकम के रूप में होता है, जिससे किसान को लाभ ही होता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि किसान माने सरकार को जो है कोशिश करना चाहिए, सरकार को कोशिश करना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश में भावांतर योजना को लागू किया गया, मध्य प्रदेश में भावांतर योजना को लागू किया गया है, ठीक उसी प्रकार सरकार को करना चाहिए। वो है डेफिशिएंसी प्राइस सिस्टम को, डेफिशिएंसी प्राइस सिस्टम, प्राइस पेमेंट सिस्टम, डीपीपीएसएस को लागू करना चाहिए। ये डेफिशिएंसी प्राइस सिस्टम क्या है? डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम क्या है? डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम इसके लिए लागू किया, सरकार द्वारा एक कार्यक्रम लागू किया गया, जिसको समझना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, जिसको हम लोग कहते हैं पीएम आशा योजना, पीएम आशा योजना, पीएम आशा, आशा अन्नदाता आय संरक्षण योजना, अन्नदाता आय संरक्षण योजना। और जिसके तहत सरकार कहती है, सरकार क्या कह रही है किसानों से कि आप एक काम करो,
अपने उत्पाद को बाजार में बेचो, बाजार में विक्रय करो, बाजार में आप बाजार में विक्रय करो। अब बाजार में मान लो सरकार बोलती है सीएससीएपी एमएसपी की गणना करेगा और बाजार में मान लो एमएसपी का गणना किया, एमएसपी का गणना 100 रुपया निकल करके आता है और आपको बाजार में 100 रुपया मिल रहा है, तो ठीक है, जितना एमएसपी उतना कम से कम बाजार में आप पा रहे हैं, बहुत अच्छा। आपको 120 रुपया मिल रहा है तो अच्छा है, आपको आप लाभ कमा रहे हैं। लेकिन एक और संभावना है कि आपको 80 रुपया ही मिल रहा है, अब तो आपको नुकसान हो रहा है। तो ऐसे केस में सरकार ने कहा कि आपको 20 रुपया का जो नुकसान हुआ है ये हम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से नगद में आपको ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। तो ये भी सरकार बोलती है इसके लिए हमें भंडारगृह बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और भंडार क्षमता को हम बढ़ा नहीं, अगर तुरंत नहीं बढ़ा पा रहे हैं वो तो हम बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अभी इसके लिए बेहतर उपाय ये भी हो सकता है। और सरकार बोल रही कि क्यों ना खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों की जगह नैनो यूरिया का प्रयोग हो, नैनो यूरिया का प्रयोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड यूरिया का प्रयोग हो। सरकार चाह रही है कि कहीं ना कहीं कोशिश किया जाए, प्रयास किया जाए, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रयोग हो, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रयोग किया जाए, ठीक है। फिर और एमएसपी का विस्तार होना चाहिए। क्यों केवल धान और गेहूं, ये तो कम मूल्य वाली फसल है, अधिक मूल्य वाली फसलों पर एमएसपी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि किसान ज़्यादा उत्पादन इसका कर सके, निर्यात कर सके और बेहतर आय प्राप्त कर सके और इस मामले में हम आत्मनिर्भर हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या, एमएसपी, ठीक है। ये हमने किसके बारे में बात किया, एमएसपी के बारे में बात किया, ठीक है। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, ठीक है ना। तो ये हम एमएसपी के बारे में बात करते हैं। तो एमएसपी से संबंधित हमारा टॉपिक पूरा समाप्त होता है जिसमें हमने हर पक्ष पर बात किया है, ठीक है। और इसको जितना हमने बात किया उसको बेहतर तरीके से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, जो उपाय भी है, सुझाव भी है, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने समझा है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसके आगे बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो आज के दिन में कृषि में देखी जा रही है, और वो ध्यान दो, वो सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में कृषकों को या किसानों को अपने कृषि उत्पाद का उचित बाजार मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या आज के दिन में भारत में किसानों को है और यही कारण है कि किसानों की आय कम है, किसान अधिक उत्पादन के लिए उत्साहित नहीं है। आप देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको बात समझाऊं, आप सोचिए किसान है, ठीक है, एक किसान है और यहां मैं रखता हूं उपभोक्ता। ध्यान से समझना, एक तरफ किसान अत्यंत कम कीमत में अपने उत्पाद को मंडी में, कृषि मंडी में बेचने के लिए बाध्य होता है। क्यों बाध्य होता है सर? सिंपल एक लॉजिक मैं बस दे रहा हूं, समझना। कृषि मंडी में अगर जाता है एपीएमसी में किसान, तो वहां कौन ज्यादा होता है? किसान, बेचने वाला। कौन सबसे कम होता है? लाइसेंस धारक, व्यापारी, आड़तिया, कम होता है। सोचो, खरीदने वाला कम संख्या में है, बेचने वाला ज्यादा संख्या में है। सोच कर बताओ, सोच कर दिमाग से, कि मोल भाव क्षमता किसके पास होगा? किसान के पास, व्यापारी और आड़ती के पास। और अगर एक मोल भाव क्षमता व्यापारी आड़ती के पास है तो आपको लगता है कि व्यापारी आड़तिया उसको अधिक मूल्य देगा? कम से कम मूल्य देने का प्रयास करेगा। अधिकतम कीमत ही एमएसपी होता है वहां। तो किसान को एक और तो बहुत कम कीमत मिल रहा है, और दूसरी ओर अगर हम बात करें उपभोक्ता, क्या बाजार में उसको इस कम कीमत का लाभ मिल पा रहा है? नहीं, वो तो बहुत अधिक कीमत चुका रहा है, बहुत अधिक कीमत चुका रहा है उपभोक्ता।
तो क्या उपभोक्ता जो अधिक कीमत चुका रहा है उसका लाभ किसानों को मिल रहा है? नहीं। सर क्या बता रहे हो, तो लाभ कौन ले रहा है? अरे भाई, लाभ यहां पर बैठा हुआ है इन दोनों के बीच में कम से कम 4 से 5 मध्यस्थ जो है, ये सारा लाभ उठा ले रहे हैं, सारा लाभ ये ले रहा है। अब सोचो, अगर लाभ सारा मध्यस्थ ले लेंगे तो किसान क्या होगा? किसान उत्साहित होगा? कभी नहीं, वो तो हतोत्साहित होकर उत्पादन ही कम कर देगा। हतोत्साहित होकर वो उत्पादन ही कम कर देगा। और सोचो, अगर ये हतोत्साहित होकर के उत्पादन कम कर दे रहा है, ठीक है, तो अब जरा सोचो, मूल्य बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपूर्ति कम हो जाएगा तो मूल्य बढ़ेगा। कहीं ना कहीं देश में खाद्य मुद्रास्फीति का एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा, या खाद्य मुद्रास्फीति पैदा होगा देश में, तेजी से बढ़ना शुरू, जिसका अंतिम परिणाम फिर से उपभोक्ता हम आपको चुकाना पड़ेगा। तो किसानों को बहुत जरूरी है कि उनके उत्पाद का बाजार में उचित कीमत मिले, जो नहीं मिलता है। और दुर्भाग्य है हमारे देश का कि किसान जितना, माने क्या कहें हम इस मामले में, कभी कभी तो शब्द कम पड़ जाते हैं बोलने के लिए। ध्यान दो, भारत में अगर हम बात करते हैं कृषि मंडी की, तो 2 प्रकार का होता है, एक वैधानिक और दूसरा गैर वैधानिक। वैधानिक और दूसरा गैर वैधानिक। वैधानिक मतलब जो राज्य सरकार के कानूनों, राज्य सरकार के कानून के अंतर्गत या नियंत्रण में होता है, उसको वैधानिक मंडी कहा जाता है। और राज्य सरकार के कानून के अंतर्गत जो मंडी वैधानिक मंडी होती है उसको एपीएमसी कहा जाता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। कृषि उत्पाद विपणन समिति। गैर वैधानिक में ग्रामीण हाट हो सकता है, जो समय समय पर 15 दिन में, सप्ताह में, महीना भर में लगाया जाता है, और जहां किसान अपने उत्पाद को बेच कर आता है। यहाँ बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है, जो उस समय कीमत मिल जाए बेच कर आ जाएगा। मेन तो है एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसकी स्थापना वर्ष 1950 में आज़ादी के बाद भारत में किसानों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य ही था कि ऐसा नियामकी वातावरण सृजित करना, ऐसा नियामकी जहां किसानों के हितों की रक्षा हो। कैसे? उनके उत्पाद का उनको बिल्कुल बेहतर कीमत, उचित कीमत मिले, उचित कीमत उनको प्राप्त हो जाए। और यही एपीएमसी, जिसकी स्थापना किसानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था, आज यही एपीएमसी किसानों के शोषण का प्रतीक बन गई है, जहां किसान को न केवल अपने उत्पाद का कम कीमत मिलता है, बल्कि कहीं ना कहीं किसान जो है वहां पर शोषित ही होता है, बहुत कम कीमत प्राप्त करके आता है। कभी कभी तो उत्पाद भी बेचकर आता है और पैसा चुका करके आता है, माइनस में चला जाता है उसका तो पेमेंट। तो आखिरकार क्या है एपीएमसी में चुनौती? उससे पहले यह जरूरी समझना है कि आखिरकार यह कृषि विपणन होता क्या है। कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता क्या है?
एग्रीकल्चर मार्केटिंग या कृषि विपणन होता क्या है? तो कृषि विपणन का मतलब केवल किसान द्वारा अपने उत्पाद का बाजार में विक्रय नहीं होता है, बल्कि इनमें उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसके द्वारा किसान अपने कृषि उत्पाद को विक्रय के योग्य बनाता है, जैसे अधिग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और बाजार में उसको बेचकर उचित कीमत प्राप्त करने का प्रयास करता है या लाभ कमाने का प्रयास करता है। इसे ही एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहा जाता है, कृषि विपणन कहा जाता है। एक बार फिर से सुनना ध्यान से। कृषि विपणन जहां उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें किसान अपने उत्पाद को बाजार में विक्रय के योग्य बनाता है, जैसे भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, है ना, और बाजार में विक्रय कर उचित या लाभकारी लाभ कमाने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसे ही एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि कृषि विपणन, एक कुशल कृषि विपणन क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि एक कुशल कृषि विपणन आप किसको कहेंगे, तो एक कुशल कृषि विपणन वो होगा जिसमें 5 गुण होंगे। 5 गुण होंगे, तब वो सर्वगुण संपन्न होगा। और 5 गुण क्या है? पहला, परिवहन सस्ता और तीव्र होना चाहिए। सस्ता और तीव्र परिवहन होना चाहिए ताकि लागत कम आए। दूसरा, उन्नत भंडारण क्षमता होना चाहिए। ताकि किसान अपने उत्पाद को लंबे समय के लिए क्या कर सके, उसको भंडारण कर सके, फसलों की बर्बादी ना हो। तीसरा, मध्यस्थों की न्यून भूमिका होनी चाहिए, कि न्यून भूमिका होनी चाहिए ताकि किसान को अपने उत्पाद का उचित कीमत मिल सके। किसानों में धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। किसानों में धारण करने की क्षमता, ताकि अगर उत्पाद का बाजार में उचित कीमत नहीं मिल रहा है तो किसान उसको बेचे नहीं, वो बाध्यकारी विक्रय के लिए बाध्य ना हो, डिस्ट्रेस सेल के लिए वो रुके जब तक कि उसको उचित कीमत नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, सूचना का प्रवाह तंत्र तीव्र और पारदर्शी होना चाहिए। सूचना का प्रवाह तंत्र तीव्र और पारदर्शी होना चाहिए ताकि किसान को हर मंडी के बारे में, आसपास की सभी मंडियों के बारे में जानकारी हो और किसान उसका लाभ ले सके। तो ये 5 गुण एक कृषि विपणन को कुशल बनाती है। सस्ता और तीव्र परिवहन, उन्नत भंडारण, मध्यस्थों की न्यून भूमिका, किसानों की में धारण करने की क्षमता और सूचना का प्रवाह तंत्र तीव्र और पारदर्शी। और अगर भारत के कृषि विपणन की बात करें, भारत में कृषि विपणन, तो हम क्या देख रहे हैं, भारत में कृषि विपणन को हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं दोषपूर्ण देख रहे हैं, त्रुटिपूर्ण देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 गुण नहीं है। जैसे भारत में ग्रामीण क्षेत्र में देखिए परिवहन क्या है, क्योंकि कच्ची सड़कें हैं तो परिवहन धीमा होगा, ईंधन ज़्यादा लगेगा तो महंगा होगा, तो महंगा और धीमा परिवहन। हम तो यहाँ उन्नत भंडारण की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पर्याप्त भंडारण भी नहीं है। तभी तो 30 से 32% फल और सब्जी और 10 से 12% अनाज, लगभग 67 मिलियन मेट्रिक टन अनाज अच्छे रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो जाते हैं, जितना कि ब्रिटेन एक साल में उत्पादन करता है।
बात करें मध्यस्थों की न्यून भूमिका, तो मैंने अभी दिखाया है, एक किसान और उपभोक्ता के बीच कम से कम 5 से 6 मध्यस्थ होते हैं। फिर किसानों में धारण करने की क्षमता जो बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि भारत में 86% सीमांत और लघु किसान है, जो अत्यंत गरीब है। औसत 10,000 रुपया मासिक आय ही है उनकी। सूचना का प्रवाह तंत्र अत्यंत धीमा है, अपारदर्शी है, पता ही नहीं लगता है कि दूसरी मंडी में कीमत क्या चल रहा है। और तो और यहाँ दिक्कत और एक बड़ा है, इसके साथ साथ 5 तो गुण है ही नहीं, और मंडी में लागू बहुशुल्क प्रणाली, बहुशुल्क प्रणाली ये लागत को और बढ़ा देता है, और बढ़ा देता है। किसान मंडी में पहुंचता है, शुल्क दो, मंडी में सामान उतारा, शुल्क दो, मंडी में तुलाई करवाया, शुल्क दो, मंडी विकास शुल्क, इतने सारे शुल्क दे रहा होता है। पंजाब हरियाणा में तो ये शुल्क 25 से 30% हो जाता है। और मंडी के बीच दूरी, मंडी के बीच दूरी, दो मंडी के बीच में जो दूरी है वो राष्ट्रीय किसान आयोग के अनुसार 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत में यह दूरी जो है, यह दूरी भारत में कितनी है? भारत में यह दूरी 21 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यानी एक मंडी से दूसरी मंडी में जाने में ही किसान का परिवहन लागत तेजी से बढ़ जाएगा। तो ये सब दोष हैं भारत में, ये सब नहीं है। और ये और दो दोष हैं जो भारत के कृषि विपणन प्रणाली को दोषपूर्ण बनाता है। और उसमें भी सबसे बड़ी समस्या आती है एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। जहां सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है वही, एक तो यहां बहुशुल्क प्रणाली लागू है। बहुशुल्क प्रणाली, इसकी अगर मैं एपीएमसी की चुनौती की बात करूं तो क्या क्या चुनौती है? तो बहुशुल्क प्रणाली है, ज्यादा है, इतना शुल्क देना होता है किसान को कि किसान का लागत बढ़ जाता है। फिर यहां पर बहु लाइसेंस प्रणाली है, लाइसेंस प्रणाली है। सर क्या किसान को अनाज बेचने के लिए लाइसेंस लेना होता? नहीं, खरीदने वालों को, आड़तिये वाले को। वहां जो आड़तिया व्यापारी किसान से उत्पाद खरीदता है उनको लाइसेंस लेना होता है। अब सोचो, ये लाइसेंस उत्पाद और स्थान आधारित होता है। मतलब अगर मान लो उसके पास फल और सब्जी खरीदने का लाइसेंस है तो कोई अन्य उत्पाद को वो नहीं खरीद सकता है। सब्जी का लाइसेंस तो सब्जी खरीदेगा, फल का लाइसेंस के लिए उसको अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसको स्थान आधारित लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक स्थान के लिए अलग लाइसेंस, दूसरे स्थान के लिए अलग लाइसेंस, यानी लाइसेंस पर लाइसेंस। तो बहु लाइसेंस, उसको बहुत सारा शुल्क चुकाना होता है आड़तिये को। तो क्यों नहीं, वो तो करेगा, वो तो कम कीमत में लेने का प्रयास ही करेगा। फिर एपीएमसी में और एक बड़ी चुनौती जो दिखाई देती है, वो सबसे बड़ी चुनौती जो है एपीएमसी में एक और दिखा देती है कि ये प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति नहीं देता। अनुमति नहीं देता। किसान बाजार में डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो एपीएमसी अगली बार उससे खरीदेगा ही नहीं। और तो और ये संविदा कृषि की भी अनुमति नहीं देता। संविदा कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जहां किसान और कंपनी आपस में पहले ही समझौता कर लेती है उत्पादन से पहले। कंपनी कहती किसान से, भाई बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, तकनीक चाहिए, हमसे ले, तो भूमि में अपने उत्पादन कर। लेकिन जो भी उत्पादन करेगा उसका एक बड़ा हिस्सा या सारा तू हमें बेच, और मूल्य आज तय कर ले, मूल्य हम आज तय कर लेंगे। इसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। अब बताओ, अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो कितना लाभ होगा उसको। लेकिन एपीएमसी इसकी अनुमति नहीं देती है, नहीं देती है। और तो और अगर एपीएमसी में बात करो तो एपीएमसी में सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी एक तो है एपीएमसी में दूरी, दूरी।
एक एपीएमसी से दूसरी एपीएमसी की दूरी लगभग 21 किलोमीटर से 22 किलोमीटर है, तो वहाँ परिवहन लागत आपका बढ़ जाएगा। और एक एपीएमसी में सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है कि एपीएमसी में मोल भाव क्षमता जो है ये किसके पास, व्यापारी या आड़ती के पास होता है, व्यापारी या आड़ती के पास होता है, क्योंकि इनकी संख्या कम होती है खरीदने वाले। इसी को ओलिगोपोली कहते हैं, अल्पाधिकार कहते हैं। तो ये एपीएमसी की कुछ चुनौतियां हैं जो एपीएमसी को त्रुटिपूर्ण बनाती है, एपीएमसी में किसान को अपना उत्पाद का उचित कीमत नहीं दिलाती है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम प्राइस ही एमएसपी होता है, अधिकतम मूल्य। सोचिए, तो सरकार क्या कर रही है एपीएमसी के लिए? सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे अगर सरकार द्वारा प्रयास की बात किया जाए, सरकार द्वारा प्रयास, सबसे बड़ा प्रयास तो 2020 में 3 बिल के द्वारा किया गया था। हालांकि ये वापस लेना पड़ा सरकार को, लेकिन ये बहुत बड़ा सुधार था। लेकिन सरकार ने समय समय पर, जैसे मॉडल, केंद्र कभी भी कोई कानून लाएगी तो मॉडल के रूप में, अब राज्य उसको मानने के लिए बाध्यकारी भी नहीं होता है। तो मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 लाया गया 2003 में, और इसमें कहा गया, मॉडल इसमें कहा गया कि क्यों ना बहुशुल्क प्रणाली से इसको एकल शुल्क प्रणाली में लाया जाए, एकल शुल्क को लागू किया जाए। एक बात ये कहा गया। दूसरा कहा गया कि क्यों ना जो किसानों को प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति दी जाए, प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति दिया जाए। इसमें कहा गया क्यों ना किसानों को संविदा कृषि की अनुमति दिया जाए, संविदा कृषि की अनुमति दिया जाए। और कहा गया जो शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है, शीघ्र खराब होने वाली, जो शीघ्र खराब होते हैं सब्जी उब्जी, है ना, शीघ्र खराब होने वाली फसल जो है, उनके लिए अलग से मंडी स्थापित होना चाहिए, अलग से कृषि मंडी स्थापित होना चाहिए। हालांकि कई राज्यों ने इसको लागू किया, लेकिन कई राज्यों ने इसको लागू करने से मना कर दिया। बाद में सरकार द्वारा, बाद में एपीएलएम एक्ट 2017 को लागू किया गया। एपीएलएम एक्ट 2017 क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017। कृषि उत्पाद और पशु उत्पाद विपणन कानून 2017। अशोक दलवई समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया और बोला गया कि क्यों ना कृषि उत्पाद के साथ साथ, केवल कृषि उत्पाद से किसानों की आय नहीं बढ़ाई जा सकती है, बल्कि उसके साथ साथ पशु उत्पाद पर भी जोर देना होगा, दूध मांस अंडे पर भी जोर देना होगा, और इसकी भी विपणन की अनुमति एपीएमसी में मिलनी चाहिए। तो मॉडल एपीएलएम एक्ट 2017 का मूल उद्देश्य यही है कि किसी तरह मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 को प्रभावी रूप से लागू करना। यही नहीं, साथ साथ मॉडल एपीएलएम एक्ट 2017 में कहा गया कि कृषि उत्पाद के साथ साथ पशु उत्पाद को भी बढ़ावा दिया जाए, और संविदा कृषि को एपीएमसी के दायरे से ही बाहर कर दो, ताकि कहीं एपीएमसी का कोई संबंध ना हो और किसानों को लाभ मिले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। और तो और कहा गया कि सरकार को जो गैर विनियमित ग्रामीण हाट है उसको कृषि मंडी में बदलना चाहिए, एपीएमसी में। इससे क्या होगा? एपीएमसी मंडी के बीच दूरी कम होगी और जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा। और एक बात कहा गया कि ई नाम को बढ़ावा दिया जाए, यानी सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना ई नाम, जिसको कहा गया इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल
एग्रीकल्चर मार्केट, यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार, सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जहां सरकार एक पोर्टल बनाई है। 2016 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है और एक पोर्टल बनाया गया है, ई नाम ऑनलाइन पोर्टल, जो एक राष्ट्र, वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट को बढ़ावा देता है। सबसे सरकार का महत्वाकांक्षी और सबसे बेहतर कार्यक्रम ई नाम, यानी ई नाम पोर्टल क्या है? ई नाम कार्यक्रम जिसके माध्यम से कोई भी किसान देश भर में स्थित किसी भी व्यापारी को अपने कृषि उत्पाद का विक्रय कर सकता है, बस वो व्यापारी ई नाम में रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो। मतलब बिहार का किसान चाहे तो केरल के व्यापारी को, जम्मू के व्यापारी को अपने उत्पाद का विक्रय कर सकता है। कैसे? ई नाम प्लेटफॉर्म के द्वारा। क्या करना है यहां? किसान, सबसे बड़ी बात है देखना, एपीएमसी में बड़ी चुनौती कि किसान अपना उत्पाद लेकर वहां पहुंचता है। उत्पाद भले कितना गुणवत्ता युक्त हो, लेकिन वहां गुणवत्ता के आधार पर नहीं, बल्कि वहां पर मात्रा के आधार पर मूल्य तय होता और मूल्य मिलता है। गुणवत्ता को देखता भी नहीं है ज्यादा कोई। लेकिन ई नाम में गुणवत्ता के आधार पर उत्पाद का विक्रय होता है और गुणवत्ता के आधार पर आपको कीमत भी अधिक मिलता है। सामान्य तौर पर किसान एपीएमसी में जाता है, वहां उसको मध्यस्थ मिलते हैं, आड़तीय मिलते हैं, बहुत कम कीमत उसको देते हैं और ज्यादा कीमत आड़तीय या मध्यस्थ ले लेते हैं, और किसान को बेचारा इतना सा पैसा मिलता है, एकदम कम पैसा मिलता है, न के बराबर मिलता है। एक तरह से किसानों का शोषण होता है। ई नाम में व्यापारी, ई नाम में क्या होगा? किसान जाएगा, ई नाम में क्या करेगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसान अपने आप को पंजीकृत कर लेगा ई नाम में, पोर्टल में, और वहां क्या करेगा? अपने उत्पाद की गुणवत्ता की जांच कराकर, जो कि आराम से हो जाता है एपीएमसी में ही, और गुणवत्ता का सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा, उसको वो अपलोड कर देगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा उत्पाद है, कृषि उत्पाद, उसकी ये गुणवत्ता है, इतनी मात्रा में है, मैं ये कीमत लगाऊंगा, अब तुम कीमत लगाओ। अब सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जितने भी व्यापारी उससे पंजीकृत हैं, सब कीमत उसको लगाएंगे, और जहां बेहतर कीमत मिलेगा किसान उसको बेचेगा, और वो कीमत तुरंत किसान के खाते में आएगा, और वहां से उत्पाद वहां तक ले जाने की, मान लीजिए बिहार से केरल ले जाने की जिम्मेदारी व्यापारी की होगी। अब कमाया ना किसान बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि मध्यस्थों की भूमिका खत्म, किसान को बेहतर कीमत मिल रहा है, गुणवत्ता के आधार पर कीमत तय हो रहा है, इससे उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ रही है, खाद्य सुरक्षा बढ़ रहा है। तो ये है ई नाम के फायदा, जो एक राष्ट्र एक कृषि बाजार को क्या कर रहा है? प्रोत्साहित कर रहा है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि किसान के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसके पास भंडारण क्षमता का अभाव है, और किसान को उत्पाद का उचित कीमत मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण भी हो, प्रोसेसिंग हो। यानी जैसे ही आप प्रसंस्करण करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, एक बड़ी बात हो जाती है कि जो उत्पाद है उसकी जीवन अवधि बढ़ जाती है, जीवन अवधि में वृद्धि हो जाता है, और दूसरा क्या लाभ होगा कि उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाता है।
प्रसंस्करण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? एक तो उत्पाद का जीवन अवधि बढ़ा देता है, खराब नहीं होने देता, और दूसरा उसके मूल्य को भी बढ़ाता है। तो प्रसंस्करण बहुत जरूरी है। इसीलिए तो पहले खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, अगर हम समझे प्रसंस्करण क्या होता है। खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, जहां प्राथमिक उत्पाद, जहां अगर बात करें प्राथमिक उत्पाद, प्राथमिक उत्पाद का मतलब क्या है बताओ? मतलब कृषि है, एक तो कृषि है और दूसरा पशु उत्पाद। दोनों को, ठीक है, दोनों को क्या किया जाता है? गुणों में परिवर्तित कर प्रसंस्कृत उत्पाद में बदला जाता है। प्रसंस्कृत उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। सर कैसे? सिंपल, जैसे आलू से चिप्स बना रहे हैं। आलू प्राथमिक उत्पाद है, चिप्स प्रसंस्कृत उत्पाद है। टमाटर से सॉस बना रहे हैं, दूध से पाउडर बना रहे हैं। अब देखो, आलू, टमाटर, दूध तुरंत खराब हो जाएंगे, लेकिन वही अगर हम बात करें चिप्स, सॉस या पाउडर, तो क्या होगा? वो प्रसंस्कृत उत्पाद है, जिससे उसकी न केवल जीवन अवधि बढ़ जाएगी, गुणों में तो परिवर्तन आएगा ही, लेकिन उसकी जीवन अवधि भी बढ़ेगी और साथ में अधिक मूल्य भी प्राप्त होगा। अधिक मूल्य भी प्राप्त होगा। यही तो एक मुद्दा है कि आप बिहार में देखिए, मखाना बोर्ड क्यों बिहार में स्टैब्लिश हुआ? मखाने के लिए इतना फेमस है उत्पादन के लिए, फिर भी बिहार के किसान उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पंजाब, हरियाणा जैसे बहुत सारे व्यापारी बिहार से मखाना लेकर उसको प्रसंस्कृत करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं और बाहर उसको अधिक मूल्य में बेचते हैं। प्रसंस्करण का यह लाभ है। क्या है प्रसंस्करण का? अगर लाभ की बात करेंगे तो क्या होगा? एक तो ये क्या करता है? फसलों की बर्बादी कम करता है। अगर प्रसंस्करण के लाभ को बात करें, प्रसंस्करण के लाभ क्या? एक तो फसलों की बर्बादी कम करता है, बर्बादी को कम करता है। दूसरा, जीवन अवधि बढ़ाता है। तीसरा, मूल्य में वृद्धि करता है। चौथा, गुणवत्ता में वृद्धि करता है, गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। ये प्रसंस्करण का सबसे बड़ा लाभ है। ऑब्वियसली बर्बादी कम कर रहा है तो किसान ज्यादा लाभ कमा रहा है, जीवन अवधि बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा तो किसान की आय बढ़ेगी। ऑब्वियसली किसान की आय बढ़ेगी। इसीलिए प्रसंस्करण होना बहुत जरूरी है। और अगर हम खाद्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण में हम क्या देख रहे हैं? 3 चरण शामिल होते हैं। आलू से चिप्स बनाने में 3 चरण। क्या? प्राथमिक प्रसंस्करण, यहां क्या हो रहा है? यहां आलू की छटाई, बिनाई, सफाई, ये सबका कार्य किया जा रहा है। धुलाई, सफाई, धुलाई, ये सबका काम किया जा रहा है। द्वितीयक प्रसंस्करण में ये चरण है, प्रक्रिया है। द्वितीयक प्रसंस्करण में क्या हो रहा है? प्राथमिक उत्पाद को प्रसंस्कृत उत्पाद में बदला जाता है। आलू से चिप्स बना, टमाटर से सॉस बना, दूध से पाउडर बना, है ना?
प्रसंस्कृत उत्पाद में बदल दिया जाए। और तृतीयक प्रसंस्करण में क्या हो रहा है, उसको विपणन योग्य बनाया जा रहा है, बेचने योग्य। जैसे पैकेजिंग की जा रही है, लेबलिंग का कार्य किया जा रहा है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रसंस्करण, जो प्रसंस्करण के 3 चरण माने जाते हैं खाद्य प्रसंस्करण के। अब अगर मैं बात करूं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो क्या देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में क्या होता है। यहां प्रसंस्करण के, यहां पर किस किस का सहारा, श्रम, शक्ति और मशीन। श्रम, शक्ति मतलब पावर, और मशीन, इन तीनों का प्रयोग करके प्राथमिक उत्पाद को प्रसंस्कृत उत्पाद में बदला जाता है। लेकिन यहां प्रसंस्करण का 2 चरण ही होता है। कौन कौन सा, विनिर्माण, जहां प्राथमिक उत्पाद को प्रसंस्कृत उत्पाद में बदला जाता है, और दूसरा मूल्यवर्धन, जहां पर उसको विपणन योग्य बनाया जाता है, भले घरेलू या वैश्विक बाजार में। तो सर प्राथमिक प्रसंस्करण वो काम खेतों में ही ज्यादा होता है, वो प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र में होता है ज्यादा। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में द्वितीयक चरण और तृतीयक चरण पर काम होता है। अब सवाल उठता है कि सर भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थिति क्या है, उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है। थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ, कुछ बातें, 3-4 बातें अपने दिमाग में बैठाओ। जैसे पहला, अगर आज वर्तमान में हम बात करें, देश में उत्पादन, उपभोग और निर्यात की दृष्टि से देखा जाए तो पांचवा सबसे बड़ा उद्योग है ये। उत्पादन, उपभोग और निर्यात की दृष्टि से ये देश का 5वां सबसे बड़ा उद्योग है। इतना ही नहीं, देश के कुल खाद्य बाजार में ये लगभग 32% का योगदान देता है, और देश के निर्यात में इसका योगदान देखिए लगभग 24% का है। आज वर्तमान में भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग $800 बिलियन से लगभग 900 बिलियन, लगभग $800 बिलियन का हो चुका है, और 2 साल में ही ये लगभग $1200 बिलियन का बन सकता है। इतना तेजी से वृद्धि कर रहा है। मतलब अगर मैं इसके वृद्धि दर की बात करूं, इस उद्योग की अगर मैं वृद्धि दर की बात करूं, वार्षिक वृद्धि दर, आपको आश्चर्य होगा, वार्षिक वृद्धि दर ये 10% है, 10% से भी अधिक। कंपाउंडिंग हमारे देश की समृद्धि दर से भी ज्यादा। तभी तो सरकार इसको सनराइज इंडस्ट्री कहती है। सनराइज इंडस्ट्री, सनराइज उद्योग में शामिल है हमारे देश के। यह है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वर्तमान स्थिति। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व क्या है, लाभ क्या है, क्या महत्व है, सबसे बड़ा महत्व क्या है कि ये श्रम आधारित उद्योग है। आधारित उद्योग है तो बताने की जरूरत नहीं है, देश में किसको बढ़ा रहा है, रोजगार को बढ़ा रहा है, देश के रोजगार वृद्धि में सहायक हो रहा है।
जबकि अगर बात करें दूसरी बात, ये फसलों की बर्बादी को कम करता है। ऑब्वियसली जब आप कृषि उत्पाद को प्रसंस्कृत उत्पाद में बदल देंगे तो बर्बादी कम हो गई होगा, बर्बादी कम होगा, उत्पादन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अब सोचो कि आखिरकार प्राथमिक प्रसंस्करण जो है, छटाई बिनाई सफाई का काम करता कौन है? ज्यादातर महिलाएं। तो ये महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करेगा, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को ही बढ़ावा देगा कौन? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। और तो और देखा जाए तो ये फसल विविधीकरण और फसल वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देगा। अरे भाई, किसान जब उसको ज्यादा ऑर्डर, क्योंकि इसका कच्चा माल तो कृषि से मिलेगा, तो किसान ज्यादा उत्पादन करेगा, फसलों में विविधता लाएगा वो, क्योंकि यहां डिमांड है उसकी। वो वाणिज्यिक फसल, जो अधिक मूल्य वाली फसल है, उसका उत्पादन करेगा और अल्टीमेटली ये क्या करेगा? कृषकों की आय में वृद्धि करेगा, आय में वृद्धि। वैश्विक बाजार में इसकी बहुत डिमांड है, जिससे ये निर्यात को बढ़ाएगा, और मानी सी बात है, निर्यात बढ़ेगा तो देश का फॉरेक्स बढ़ेगा, डॉलर का अंतर प्रवाह बढ़ेगा। तो इसके लाभ हैं किसके? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लाभ है। महत्व है कितना, ये कितना जरूरी है ये उद्योग, आप समझ सकते हैं। इसकी विशेषता, इसके महत्व को समझोगे तभी आगे समझ पाओगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का क्या महत्व है। देखो देखो पॉइंट्स को देखो। देखा? अब बात आता है कि ठीक है सर, महत्व तो ठीक है, लेकिन यह भी जरूरी है कि भविष्य में इसकी क्या संभावना है भारत में। अगर भारत में बात करें भविष्य की संभावनाएं, भारत में भविष्य की संभावना कैसी है? बहुत है, प्रचुर है, बेहतर है। कैसे? क्योंकि अगर भविष्य की संभावना देखेंगे तो हम दो पक्ष से देखेंगे, मांग पक्ष से देखेंगे और आपूर्ति पक्ष से देखेंगे। अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये उद्योग कितना महत्वपूर्ण है भविष्य के लिए। मांग पक्ष में जाते हैं, सिंपल देखो, बढ़ती जनसंख्या, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, आपको नहीं लग रहा है कि प्रसंस्कृत उत्पादों की डिमांड बहुत बढ़ रही है बाजार में? जिस प्रकार से बढ़ता शहरीकरण है, शहरों में ज्यादा डिमांड है प्रसंस्कृत उत्पादों की गांव की अपेक्षा। जिस प्रकार न्यूक्लियर फैमिली आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर परिवार, जहां पति पत्नी दोनों काम में व्यस्त हैं, दोनों काम में लगे हुए हैं, और जिसके कारण क्या है, दोनों को ही समय नहीं है, तो उनके भोजन का व्यवस्था खाद्य प्रसंस्करण से हो रहा है। स्कूल कॉलेज कैंटीन में, स्कूल कॉलेज के कैंटीन में अगर बात करें, आप ध्यान दो तो इसकी बहुत डिमांड है बच्चों में। और तो और विदेशों में मांग है, विदेशों में भारत के प्रसंस्कृत उत्पादों की भारी डिमांड है। तो आप देखिए ना, मांग पक्ष से देखिए, मांग पक्ष से अगर ध्यान दें,
डिमांड साइड से, तो इस उद्योग की भारी संभावनाएं हैं, बहुत अधिक संभावना है डिमांड पक्ष से। देखिए, जबकि अगर हम आपूर्ति पक्ष से बात करें, आपूर्ति में, तो आपूर्ति में इस उद्योग के लिए क्या चाहिए? 3 चीजें, एक कच्चा माल, एक श्रमिक और दूसरा पूंजी। उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं ये। आप इसको पूंजी, कच्चा माल में के रूप में देख सकते हैं। तो अगर ये उत्पादन के तीनों कारक को देखो, जिसमें हम कच्चा माल भी ले रहे हैं, श्रमिक ले रहे हैं, पूंजी ले रहे हैं, और इसकी उपलब्धता अगर प्रचुर मात्रा में है, तो जरूरत ही नहीं है, तो फिर हमें सोचना ही नहीं है कि भविष्य में इसकी कितनी बड़ी संभावना है। तो चलो फिर ठीक है, ये तो समझ में आया। अब यहां पर समझना जरा, कच्चा माल, श्रमिक और पूंजी के संदर्भ में अगर मैं कच्चा माल की बात करूं, तो 2 प्रकार का कच्चा माल है, एक कृषि उत्पाद है और दूसरा पशु उत्पाद है। अगर मैं कृषि उत्पाद की बात करूं तो देखो ना, गेहूं, चावल, मोटा अनाज। गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है, मोटे अनाज में तो पहला स्थान रखता है। प्रति वर्ष 330 MMT हम खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, और फल और सब्जी के मामले में भी हमारा उत्पादन पहले या दूसरे स्थान पर है, 350 MMT का उत्पादन करते हैं। तो कृषि के मामले में तो हम ऐसे ही समृद्ध हैं, कृषि उत्पाद। पशु उत्पाद की बात करें, वही पशु उत्पाद, तो दूध, मांस, अंडा, आप खुद देख लो कि दुग्ध के उत्पादन में हम पहले स्थान पर हैं। विश्व के कुल दुग्ध का 20 से 25% अकेले भारत उत्पादन करता है। मांस के उत्पादन में चौथा स्थान है, अंडे के उत्पादन में तीसरा स्थान है, मत्स्य उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो पशु उत्पाद भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। श्रमिक प्रचुर मात्रा में भारत में है, और वो भी कैसे? सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा कुशल श्रमिक भी नहीं चाहिए। पूंजी, पूंजी सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता कर रही है, मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए, और सरकार द्वारा लगभग अधिकतम 50 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए। कि अगर आप मेगा फूड पार्क स्थापित करना चाहते हैं, जैसे पतंजलि है, माने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेगा फूड पार्क है, तो आप उसको स्थापित करना चाहते हैं, तो 50 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता दे रही है। अब सोचो, किसी उद्योग के लिए मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष इतना स्ट्रांग है, तो भविष्य में उसकी संभावनाएं देखिए ना, अपार संभावना है, प्रचुर संभावना है। ठीक है। अब खाद्य प्रसंस्करण में सबसे बड़ी बात है, वो है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, जिसको हम SCM कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, चेन मैनेजमेंट कहते हैं। आखिरकार ये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है क्या? बहुत ध्यान से समझना, ये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है क्या? इसको कहा जाता है खेत से खाने की मेज तक। क्या कहा जाता है? खेत से खाने की मेज तक कहा जाता है। अब सोचो, खेत से खाने की मेज कितना आसान है, फ्रॉम फार्म टू फॉर्क। लेकिन जरा सोचो, इसमें कितना घूम कर मामला आता है, समझना। खेत से पहले किसान ने उत्पादन किया, उसका अधिग्रहण हुआ या उसका विक्रय हुआ, फिर उसका भंडारण हुआ, फिर परिवहन हुआ, ठीक है, या परिवहन के बाद भंडारण कर लेते हैं। परिवहन हुआ, फिर भंडारण, परिवहन, ढुलाई हुआ उसका, फिर उसका भंडारण हुआ, फिर भंडारण के बाद प्रसंस्करण हुआ। प्रसंस्करण में तीनों, प्राथमिक, द्वितीयक
और तृतीयक प्रसंस्करण हुआ, फिर वहां से फिर भंडारण हुआ, परिवहन हुआ जिसको लॉजिस्टिक कहते हैं, भंडारण परिवहन लॉजिस्टिक में आता है, फिर थोक विक्रेता के पास पहुंचा, फिर खुदरा विक्रेता के पास आया और खुदरा विक्रेता से खाने की मेज तक आया। तो खेत से खाने की मेज तक में, खेत से किसी वस्तु को खाने की मेज तक पहुंचाने में जितनी प्रक्रियाएं शामिल होती है उसे ही आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन या सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा जाता है। समझना जरा, खेत से खाने की मेज तक वस्तु को पहुंचाने में जिन प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है उसे ही आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा जाता है। मतलब आप देखो ना, यहां से ये ऊपर जा रहा है मामला, तो ये हो गया अपस्ट्रीम, ये क्या हो गया अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में क्या क्या आ गया, अपस्ट्रीम में अधिग्रहण आ गया, परिवहन आ गया, भंडारण आ गया, यानी खेत से लेकर प्रसंस्करण इकाई तक पहुंचाने तक, प्रसंस्करण उद्योग तक पहुंचाने में जो जो प्रक्रियाएं आती है वो सब अपस्ट्रीम में आता है। लाइक अधिग्रहण, परिवहन, भंडारण, और प्रसंस्करण से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में नीचे आ रहा है मामला। तो देखिए डाउनस्ट्रीम है ये, डाउनस्ट्रीम है ये, इसी को तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कहा जाता है। यानी यहां पर क्या क्या प्रक्रिया आएगा, यहां प्राथमिक प्रसंस्करण, द्वितीयक प्रसंस्करण, तृतीयक प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, तो दोनों में है। लॉजिस्टिक तो थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ये सब डाउनस्ट्रीम में है। लेकिन यहां देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर आप स्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात करें और पूरे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में चुनौती की बात करें, तो क्या चुनौती दिख रहा है? सबसे बड़ी समस्या है मध्यस्थों की भूमिका बहुत ज्यादा है। दूसरी बड़ी समस्या देखने को मिल रहा है लॉजिस्टिक की समस्या, कि लॉजिस्टिक में परिवहन उतना तीव्र नहीं है और भंडारण की चुनौती तो है ही है। तीसरी चुनौती देखें तो हमारा प्रसंस्करण भी बहुत ज्यादा अत्याधुनिक नहीं है, इससे गुणवत्ता का अभाव हो रहा है। फिर और एक बड़ी समस्या प्राथमिक अपस्ट्रीम में दिखाई देता है, किसानों के साथ एपीएमसी में जो व्यवहार हो रहा है, उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है, ये भी अपस्ट्रीम की समस्या है। किसान स्वच्छ फसल कटाई नहीं कर पाता है क्योंकि वो तकनीक का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, ये भी अपस्ट्रीम की समस्या है। जो थोक विक्रेता और रिटेलर है ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के हैं, ये डाउनस्ट्रीम की समस्या है। हमारे देश में प्रसंस्करण के लिए आधारभूत संरचना का अभाव है। सोचिए जरा, आज भारत देश में दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर में है, लेकिन मात्र हम 15 से 20% दूध का ही प्रसंस्करण कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का अभाव है, तकनीक का अभाव है। वही अमेरिका जैसा देश 60 से 65% प्रसंस्करण कर लेता है दूध का, जबकि वो दूसरे नंबर में दुग्ध का उत्पादन करता है। आज मांस के उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर है, लेकिन मात्र 24% ही मांस का प्रसंस्करण कर पाते हैं, जबकि पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में 80% से भी ज्यादा मांस का प्रसंस्करण होता है। अंडे का मात्र 6% ही हम प्रसंस्करण कर पाते हैं, यानी वैश्विक प्रसंस्करण में भारत का हिस्सा 1.5 से 2% ही है, और जो बहुत कम है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। ये चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर भी है। तो ये है प्रसंस्करण की चुनौतियां जो हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में देख सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण को लेकर चुनौती है। तो सरकार क्या प्रयास कर रही है? अगर हम सरकार के प्रयास की तरफ जाएं, सरकार के प्रयास, तो सबसे पहले सरकार पीएम एफएमई कार्यक्रम को लागू किया। एफएमई का मतलब है पीएम मतलब प्रधानमंत्री, फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, माइक्रो सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। सरकार का मानना है कि हमारे देश में जितने भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है
वो बहुत ज़्यादा क्या है, सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, क्योंकि वित्त नहीं, उतना पूंजी नहीं है, और ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र में है, अनौपचारिक क्षेत्र में है, इसलिए बैंकों से उनको वित्त नहीं मिल पाता है। तो सरकार ने पीएमएफएमई कार्यक्रम के द्वारा उनको आसानी से वित्त उपलब्ध कराने और अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में बदलने का प्रयास किया है। सबसे बेहतर कार्यक्रम। फिर दूसरा अगर बात करें कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण में सरकार ने पीएलआई योजना को, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना को शुरू किया है। पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना को शुरू किया है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना को शुरू किया है कि अगर आप ज़्यादा उत्पादन करेंगे एक स्तर से ज़्यादा, तो हम आपको प्रसंस्कृत उत्पाद के ज़्यादा उत्पादन करने पर हम आपको सब्सिडी भी देंगे। सरकार ने बोला कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की विदेशों में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए अपीडा को स्थापित किया गया है। अपीडा एक संस्था है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस्ड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका काम है कि विदेशों में प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना। और तो और सरकार द्वारा 1988 में ही खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का गठन किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का गठन किया गया है जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए नीतियां बनाता है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह के प्रयास करता है। सरकार द्वारा हाल ही में अभी जीएसटी दरों में कमी किया गया है। दरों में कमी किया गया है, जीएसटी दरों में कमी किया गया है जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रसंस्कृत उत्पाद, ताकि बाजार में सस्ते मिले, आम आदमी तक उनकी पहुंच हो। 18% से घटाकर अब 5% में लाया गया है इनको। इतना ही नहीं, सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन को शुरू किया 2018 में, जहां पर क्या किया गया, टीओपी यानी टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, आलू, प्याज और टमाटर जो शीघ्र खराब होने वाले वस्तुएं हैं, उनके मूल्यों में उतार चढ़ाव बहुत अधिक आता है, उसको रोकने का प्रयास किया है। और अब तो ये टॉप को टोटल में बदल दिया गया है, क्योंकि शीघ्र खराब होने वाली सभी वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को शुरू किया गया। किसान संपदा योजना को शुरू किया गया, जहां सरकार क्या कर रही है, न क्योंकि एक अम्ब्रेला योजना है, छतरी योजना, जहां बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे एकीकृत कोल्ड चेन योजना, जैसे सरकार मेगा फूड पार्क, 42 मेगा फूड पार्क स्थापित करने पर जोर दे रही है, जैसे सरकार द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है उसको जोड़ा जाए आपस में ठीक से। तो बहुत सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के द्वारा सरकार चला रही है, जो 2017 से चल रहा है देश में 2017 से सरकार इस कार्यक्रम को चला रही है। और इतना ही नहीं, अगर आप बात करें तो सरकार ने इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए एक निवेश बंधु पोर्टल को शुरू किया है। निवेश बंधु पोर्टल को शुरू किया है, जहां आराम से ये निवेश प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, विदेशों से निवेश प्राप्त करने के लिए इस उद्योग में एफडीआई को स्वचालित मार्ग से कर दिया गया है, और वो भी स्वचालित मार्ग यानी बिना अनुमति के 100% कर दिया गया है एफडीआई को, ताकि विदेशों से आसानी से निवेश प्राप्त हो सके। तो ये सरकार के कुछ प्रयास हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए और उसको लिखना चाहिए। और ये हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जो न केवल कृषि उत्पाद के मूल्य को बढ़ा रहा है बल्कि उसकी जीवन अवधि को भी बढ़ाता है। तो इसको अच्छे से करिए। जो 3 टॉपिक है, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, एपीएमसी या कृषि विपणन, और एक एमएसपी। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों टॉपिक के बेहतर आप नोट्स भी बनाएंगे। तो हमारा कृषि टॉपिक अब समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, मन लगा करके पढ़िए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।